हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो हम कर रहे हैं क्लास 9th की हिस्ट्री की बुक, जिसमें हमने चैप्टर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है और अच्छे से रिकॉल भी कर लिया है। तो अब बारी है इसके एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनकी। हालांकि चैप्टर तो सारा ही इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक लाइन को समझना बहुत जरूरी है कि नाजिज्म क्या है, राइज ऑफ हिटलर कैसे होता है। तो चलो अब जो भी हमारी बुक में जो क्वेश्चंस पूछ रखे हैं उनको भी कर लेते हैं। सो डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द वाइमर रिपब्लिक। अब आपको पता है वाइमर रिपब्लिक बनता है क्यों, जर्मनी का राजा वो भाग जाता है। अब धीरे धीरे उसकी इकोनॉमी जो है अनस्टेबल है, उसको भी स्टेबल करने के लिए एक रिपब्लिक की जरूरत है, तो वाइमर रिपब्लिक का गठन होता है। तो उसके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो सब हमें डिस्क्राइब करना है। सो द वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन हैड इनहर्ट ड्रॉबैक्स मेकिंग द वाइमर रिपब्लिक फ्रेजाइल, कि इसके बहुत सारी कमियां थी जिसने इसको फ्रेजाइल बना दिया, कमजोर बना दिया। वन ऑफ द proportional representation which made it difficult for any party to get a majority leading to coalition government। अच्छा देखो क्या था, अब बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, किसी एक की सरकार ही नहीं है, किसी एक की गवर्नमेंट ही नहीं है। तो कहा जाता है कि वाइमर रिपब्लिक में ऐसे 20 ऐसे मंत्री थे, मंत्रिमंडल थे, जिनको ज्वाइन करके क्या बना था, वाइमर रिपब्लिक बना था। अब जब किसी एक की मेजोरिटी है ही नहीं, तो देखो इसका भी अपना कुछ डिसीजन होगा, इसका भी कुछ डिसीजन होगा, तो ये कभी भी एक चीज पे, एक बात पे, एक विचार पे सहमत होते ही नहीं थे। तो इसमें कम से कम 20 कैबिनेट्स थे जिनके संगठन से वाइमर रिपब्लिक बना था, और ये आपस में कभी भी एक मत होते ही नहीं थे। आर्टिकल 48, अब आर्टिकल 48 जो वाइमर रिपब्लिक है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, क्यों, वहां पे प्रेसिडेंट लॉ लग जाता है। मतलब अब जो आपके सिविक राइट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे और इमरजेंसी लग जाएगी, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति शासन लग जाता है, उसी प्रकार यहाँ पे आर्टिकल 48 मतलब इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 48 में यहाँ पे प्रेसिडेंट को सारी पावर मिल जाती है बाय डिक्री सस्पेंडेड सिविक राइट्स एंड टू इम्पोज एन इमरजेंसी, की अब आप खड़े नहीं हो सकते, आप एक साथ गेट टुगेदर नहीं कर सकते हो, आप कोई कुछ बोल नहीं सकते हो, आप सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बात कर सकते हो। सो पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन अ डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम, मतलब लोगों को ठीक करने के लिए, डेमोक्रेसी को चलाने के लिए पार्लियामेंट सिस्टम अपनाया गया था। पर ये आर्टिकल 48 का बार बार इस्तेमाल करके जो लोगों के सिविक राइट्स थे उनको बार बार ये सस्पेंड कर रहे थे। द वाइमर रिपब्लिक वाज नॉट रिसीव्ड वेल बाय द पीपल बिकॉज द टर्म इट वाज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट एट वर्साइल एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाती है तो आपने देखा चैप्टर में कि सारा जो भांडा है वो जर्मनी के ऊपर फोड़ दिया जाता है। अब वर्साइल की जब पैलेस में जब संधि होती है, ट्रीटी होती है, तो सारी चीजों का जो कि हर चीज का जो कसूरवार है वो वाइमर रिपब्लिक ही है, और वो एक्सेप्ट भी कर लेता है। एंड इट वाज अ हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी, और जो उसकी सारी शर्तें थी वो बहुत ज्यादा हार्श थी, ह्यूमिलेटिंग थी। क्यों? क्योंकि जर्मनी को सब कुछ ही देना था एलाइज पावर्स को। सो मैनी पीपल हेल्ड द वाइमर रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफीट इन द वॉर एंड फॉर एक्सेप्टिंग द टर्म ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइल, की जो हुआ सो हुआ। आप वर्साइल की जब ट्रीटी हुई तो ये सब एक्सेप्ट करके क्यों आए कि ये सब हमारी गलती से हुआ है। क्यों? सभी राष्ट्र अपना उपनिवेशवाद करना चाहते, कॉलोनी सिस्टम बनाना चाहते थे, पर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइमर रिपब्लिक ने अपने सर क्यों ली? तो उसके जो खुद के देशवासी थे वो भी इस बात के खिलाफ थे। In 1923, Germany refused to pay reparation payment and French occupied its leading industrial areas। अब जब इतना जर्मनी के ऊपर बोझ बढ़ा दिया जाता है तो जर्मनी मना कर देता है। 1923 में जर्मनी रिफ्यूज कर देता है कि वो अब जितनी भी पेमेंट बची है वो उसको नहीं पे कर सकता, उसके पास इतना पे करने के लिए नहीं है। क्यों? उसको अपने देश की इकोनॉमी भी तो चलानी थी। एंड फ्रेंच ऑक्यूपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया, और जो रूर एक इलाका होता है जहाँ पे कोयल की माइनिंग होती है उसको फ्रेंच ऑक्यूपाई कर लेता है। जर्मनी ऑफर्ड पैसिव रेजिस्टेंस एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी। अब इसके चक्कर में जो जर्मनी है एक ऐसा स्टेप उठाता है कि बहुत सारी पेपर करेंसी को प्रिंट करना स्टार्ट कर देता है। विद टू मच पेपर करेंसी इन सर्कुलेशन द वैल्यू ऑफ जर्मनी मार्क फेल, और इससे क्या होता है, जो जर्मन का जो पैसा होता है उसकी वैल्यू घट जाती है। एंड द सिचुएशन इज कॉल्ड हाइपर इन्फ्लेशन, और इसी चीज को क्या कहा गया है, हाइपर इन्फ्लेशन, की क्या हो जाता है कि
आर्थिक मंदी आ चुकी है बिल्कुल। अब लोग भूखे मर रहे हैं, ना पैसा है उनके पास, पैसा भर भर के है पर उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। The Weimar Republic had to face another economic crisis. The USA withdrew her support when Wall Street Exchange crashed in 1929. अब यूएसए को थोड़ा बहुत उसके लिए बुरा लगता है जर्मनी के लिए, तो वो कहता है कि ठीक है, हम एक ड्रॉस का प्लान लेके आएंगे तुम्हारे लिए कि हम तुम्हें कुछ लोन देंगे और उस लोन के ऊपर तुम अपना जो इकोनॉमी उसको बूस्ट करो। पर क्या होता क्या है, यूएसए में 1929 में वॉल स्ट्रीट जो एक्सचेंज है वो क्रैश हो जाता है, जो उसका सबसे बड़ा शेयर मार्केट है वो गिर जाता है। अब जब यूएसए ही एक ड्रॉबैक में आ चुका है, जब यूएसए में ही इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, तो वो किसी और देश को कैसे हेल्प करता। तो अब जर्मनी का जो इकोनॉमी थी वो और भी ज्यादा बुरे सिचुएशन में आ जाती है। वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स और वर पेड रिड्यूस वेज एंड द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रीच 6 मिलियन। द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड अ फीलिंग ऑफ फियर अमंग द पीपल। अब होता क्या है कि जैसे ही क्राइसिस आने स्टार्ट होते हैं, ना जॉब होती है ना पैसा होता है, दुनिया बिल्कुल भुखमरी के पास आके स्टार्ट हो जाती है जर्मनी की। और जो पॉपुलेशन है, जो अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं, उनकी जो पॉपुलेशन वो बढ़ती जा रही है, वो 6 मिलियन से भी ज्यादा हो जाती है। और इस प्रकार पूरे जर्मनी में एक तरीके का निराशा का जो भाव है वो बढ़ जाता है। तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले जो वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन था उसको फलने फूलने के लिए समय चाहिए था, जो उसको मिला नहीं। दूसरी बात क्या कि उसको 20 कैबिनेट्स मिलकर चला रहे थे, तो कोई भी मेजोरिटी में लीडिंग पावर थी ही नहीं। आर्टिकल 48 का बेफिजूल में बार बार यूज कर रहे थे और जो लोगों के सिविक राइट्स को सस्पेंड कर रहे थे। ठीक है, ना ही वो डेमोक्रेटिक पार्टी बन पाई और ना ही वो लोगों का कॉन्फिडेंस को जीत पाई। उसके बाद है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाती है, तो वर्साइल पैलेस में जब ट्रीटी होती है, वर्साइल ट्रीटी होती है, तब सारा जो दोष है वो जर्मनी के मत्थे मढ़ दिया जाता है। और जर्मनी और इस चीज को वाइमर जो रिपब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, वो इस डिफीट के लिए अपने आप को ठीक है, आप हमें कसूरवार मान रहे हैं तो हम कसूरवार हैं, वो मान लेते हैं। अब लोग इससे भी नाराज हो जाते हैं कि भाई क्यों आपने क्यों मान के आए, इतनी सारी जो हार्श और ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी है वो जो जर्मनी के सर पे पेमेंट दी गई, उसको आप क्यों एक्सेप्ट करके आए। तो लोग आपस में वैसे भी वाइमर रिपब्लिक से गुस्से में थे। उसके बाद होता क्या है कि 1923 में जर्मनी के पास कुछ पैसे ही नहीं होते कि वो अपने जो उसकी पेमेंट है वो दे पाए, तो वो मना कर देता है। इस चक्कर में फ्रेंच जो रूर का एरिया है जहां कोल माइनिंग होती है, इंडस्ट्रियल एरिया है, उसको अपने पास ऑक्यूपाई कर लेता है। अब जर्मनी इस चक्कर में बहुत सारी जो करेंसी है उसको प्रिंट करना स्टार्ट कर देता है। अब जब ज्यादा करेंसी हो जाती है तो जो उसका खुद की वैल्यू होती है जर्मन मार्क की, वो खत्म हो जाती है, जिससे वहां पे बहुत बड़ी मात्रा में हाइपर इन्फ्लेशन होना स्टार्ट हो जाती है। फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं कि वाइमर रिपब्लिक को यूएसए धीरे धीरे उसकी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कुछ लोन देता है डॉस सिस्टम के अकॉर्डिंग, डॉस प्लानिंग बोलते हैं उसको। बट 1929 में यूएसए की इकोनॉमी खुद क्रैश हो जाती है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाते हैं वहां पे। क्यों? वहां का जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है वो क्रैश हो जाता है, जो बहुत बड़ा वहां का वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है वो क्रॉस हो जाता है, वो क्रैश हो जाता है। और इससे क्या होता है, ना यूएसए उसको पैसे दे पाता है और वो खुद अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने में लगा पड़ा रहता है। इसके चलते जर्मनी में बहुत बड़ी मात्रा में इतने सारे अनएम्प्लॉय लोग हो जाते हैं और पूरी जगह डर का और एक तरीके से आर्थिक मंदी का माहौल छा जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। डिस्कस व्हाई नाजिज्म बिकेम पॉपुलर इन जर्मनी बाय 1930। अब देखो, वाइमर रिपब्लिक ने जो किया उससे लोग नाराज हैं, ठीक है, कोई मान ही नहीं रहा है। अब धीरे धीरे जो नाजिज्म है, मतलब जो जर्मन में नाजिज्म कैसे पॉपुलर हुआ, अब उसके बारे में पढ़ते हैं। सो इन 1919 एडोल्फ हिटलर टुक ओवर द जर्मन वर्कर पार्टी एंड कॉल्ड इट्स नाजी पार्टी, गिविंग बर्थ टू नाजिज्म इन जर्मनी। मैंने आपको बताया था कि हिटलर ऑस्ट्रिया का था, जर्मनी का तो था ही नहीं, ऑस्ट्रिया का था। इसका जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में होता है, एडोल्फ हिटलर का। हिटलर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के साथ जो बुरा बर्ताव होता है उससे बहुत हताश था। वो चाहता था कि मैं जर्मनी को खुद मैं उसको संभालूंगा, उसका रचयिता मैं बनूंगा। तो वो क्या करता है, 1990 में वो एक पार्टी का सदस्य बन जाता है और धीरे धीरे उस पार्टी का मुखिया बन जाता है। सदस्य से कब बहुत जल्दी वो मुखिया बन जाता है और बाद में उस पार्टी का नाम बदल के उस पार्टी का नाम नाजी पार्टी रख देता है। यहीं से स्टार्ट हो जाता है बर्थ किसका, नाजिज्म इन जर्मनी का। ड्यूरिंग द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन नाजिज्म बिकेम वेरी पॉपुलर, कि जब लोग हताश थे, उदास थे, परेशान थे, तब ये एडोल्फ हिटलर ऐसी ऐसी प्रोपेगेंडा रच के आता है कि लोग सोचते हैं कि यही हमारा मसीहा है, यही हमें इस डिप्रेशन से बाहर निकालेगा। द नाजी प्रोपेगेंडा विच वाज वेरी यूनिक
हेल्प्ड इन मेकिंग नाजिज्म वेरी पॉपुलर। मैंने अभी बताया नाजिज्म ने मतलब हिटलर ने ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडा रचे, उसने इतने स्ट्रॉन्ग नेशन को बिल्ड करने के लिए प्रॉमिस की, इतने पावरफुल स्पीचेस दिए उसने, और रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ जर्मन, की वो जो जर्मन भाई हैं उनकी जो डिग्निटी है उसको वापस लेके आएंगे, इम्प्लॉयमेंट है उसको पूरा करेंगे, मतलब पूरी सबको एम्प्लॉयमेंट देंगे। ऐसे ऐसे उसने भयंकर स्पीचेस दी जिससे लोग उसके झांसे में आ गए। न्यूमरस पीपल मीटिंग वर हेल्ड बाय द नाजी पार्टी टू इंस्टिल यूनिटी अमंग द पीपल। और वो ये कहते कि जो जर्मन भाई हैं सब एक हैं, सब एक हो जाओ और जितनी भी और ताकतें उनको उखाड़ कर फेंक दो। ऐसे ऐसे वो भयंकर स्पीच देता था। द रेड बैनर, नाजी सैल्यूट एंड द राउंड ऑफ अप्लॉज अट्रैक्टेड द पीपल, नाजिज्म बिकेम वेरी पॉपुलर। उसने ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडा रचे, रेड बैनर और उसके ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह, और लोगों को सैल्यूट मारना कि कैसे आप सैल्यूट मारोगे, और तालियां भी अजीब तरीके से बजाना, और जब वो चल रहे हैं तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाना, हे हिटलर के नारे लगाना। मतलब उसने ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडा रचे कि लोग उससे आकर्षित हो गए कि चलो जर्मनी में जहां इतने क्राइसिस चल रहे हैं वहां पे कोई एक मसीहा आया है जो हमें बचा लेगा। एंड दिस मीटिंग प्रोजेक्टेड हिटलर वाज एज अ सेवियर ऑफ जर्मनी, कि सभी लोगों ने यही कहा कि जहां इतनी निराशा है वहां हिटलर कुछ ना कुछ तो करेगा, जर्मनी को उसकी डिग्निटी वापस दिला के रहेगा। द जर्मन पीपल हु वर शेटेड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिलीव्ड हिम, कि वही बात है, हताश आदमी है, डिप्रेस आदमी है, क्राइसिस से गुजरा आदमी है, कोई उसके पास रोजगार नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, अब वो क्या करेगा, वो इस हिटलर की बातों में तो आ ही जाएगा। तो इस प्रकार नाजिज्म का जर्मनी में आना स्टार्ट हो जाता है 1930 में। What are the peculiar features of Nazi thinking? अब सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि किसी भी बिलीफ सिस्टम के पीछे क्या आइडियोलॉजी है उसको पहचानना बहुत जरूरी है। तो नाजीज एक थिंकिंग पे बिलीव करते थे जो है, नाजी आइडियोलॉजी वाज द सेम एज हिटलर वर्ल्ड वाइड, कि नाजी वही प्रकार की सोच रखते थे जो हिटलर की है। मतलब हिटलर एक प्रकार की बात को मानता था जो ये है डिजायरेबल अनडिजायरेबल। बात समझ के रखना, डिजायरेबल का मतलब है नॉर्डिक आयरन जर्मन, मतलब वो लोग जिनके जो नीली आंखें हैं, बॉन्ड उसके हेयर्स हैं, सिर्फ वो उनको ही क्या मानता था कि इनको ही रहने का अधिकार है। और जो अनडिजायरेबल लोग हैं उसकी नजर में, जो अनडिजायरेबल लोग हैं वो हैं ज्यूस, जिप्सीज, और जो ब्लैक इंडियंस थे, मतलब जो ब्लैक्स थे वो, उसमें इंडियन भी आ सकते, कोई भी आ सकता था उसके लिए, ब्लैक लोग उसके लिए कोई भी महत्व नहीं रखते थे, ठीक है। और उसके खुद के जर्मन लोग जो फिजिकली और मेंटली ठीक नहीं है वो उनको अनडिजायरेबल मानता था। सो नाजी आइडियोलॉजी वाज द सेम एज हिटलर वर्ल्ड व्यू। अकॉर्डिंग टू दिस देयर वाज नो इक्वालिटी बिटवीन पीपल, कि हर कोई इंसान बराबर नहीं होता। हम अब क्या सोचते हैं कि कानून के सामने या भगवान के सामने या सब लोग बराबर है, कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, बट नहीं, वो कहता था रेशियल हायरार्की में जो नॉर्डिक जर्मन्स हैं वो ऊपर है। और नॉर्डिक जर्मन्स कैसे हैं? इन दिस व्यू, blonde, blue-eyed Nordic Germans were at the top, called desirable, while Jews were placed at the lowest rung. Hitler's fascism was influenced by the thinker like Charles Darwin and Herbert Spencer. अब उसने वैज्ञानिकों का नाम ऐड करना स्टार्ट कर दिया कि चार्ल्स डार्विन कहते हैं कि नेचर खुद सिलेक्ट कर लेती है कि इसको रहना है। हर्बर्ट स्पेंसर ये कहते हैं कि जो फिटेस्ट है वो ही सरवाइव करेगा, जो अनफिट है वो लोग मर जाएंगे। अनफिट हिटलर की नजर में कौन है? जो ज्यूस है, जिप्सी है, ब्लैक है, और जो खुद जर्मन है पर वो मेंटली और फिजिकली फिट नहीं है वो मर जाएंगे। और उनको मारने का काम किसका है? हिटलर का। उसको मारने का काम किसका है? नाजीज का, ठीक है। एंड द नाजी आर्ग्यूमेंट्स वर सिंपल, द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव एंड वीक वंस वुड पेरिश, कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेसेस हैं, जो स्ट्रॉन्गेस्ट लोग हैं वो बच जाएंगे, मतलब जो नॉर्डिक जर्मन आयरन्स हैं वो बच जाएंगे और जो और बाकी हैं वो मर जाएंगे, ठीक है, या मार दिए जाएंगे। तो ये आइडियोलॉजी है कि जो नाजी आइडियोलॉजी है वो वही है जो हिटलर सोचता है। उसके लिए ह्यूमन जो पीपल है वो कोई भी इक्वल नहीं है, सिर्फ उसके लिए जो ब्लोंड हेयर वाले हैं, जो नॉर्डिक जर्मन आयरन्स हैं, जिनकी ब्लू आईज है, सिर्फ वही रहने के लायक है और वही डिजायरेबल है। जो अनडिजायरेबल लोग हैं जिनमें ज्यूज आते हैं वो तो बिल्कुल लोएस्ट जो हायरार्की है उसमें लोएस्ट में लाई करते हैं। हिटलर फैसिज्म वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द थिंकर लाइक चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है। हिटलर बिलीव्ड इन
लेप्सबर्ग और लिविंग स्पेस। अच्छा, अब वो सबसे बड़ी बात ये मानता था कि जो हम लोग हैं, नॉर्डिक जर्मन आर्यन है, उनको रहने के लिए जगह चाहिए। जगह कैसे मिलेगी? बाकी देशों पे आक्रमण करके। इसलिए उसने पोलैंड को सबसे पहले अपना एक तरीके से लैब, आप मान सकते हो कि उसने सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट था वो पोलैंड पे किया, और पोलैंड पे करते ही फ्रांस और सारे देश उसके खिलाफ हो गए। सो नाजी वांटेड अ सोसाइटी ऑफ प्योर हेल्दी नॉर्डिक आयरन्स। इट मींट दैट इवन दोज जर्मन्स हु वर सीन एज इम्प्योर और अबनॉर्मल हैड नो राइट टू लिव। अच्छा, यहाँ देखो, प्योर और हेल्दी नॉर्डिक आयरन्स का मतलब है कि जो फादर है और जो मदर है और उनसे जो बच्चा पैदा हो रहा है वो भी प्योर, मतलब फादर भी नॉर्डिक आयरन होना चाहिए, मदर भी नॉर्डिक आयरन होना चाहिए, तभी उनकी जो नस्ल है, जो उनका बच्चा है, वो प्योर और हेल्दी नॉर्डिक आयरन बनेगा। सो इट मीन दैट इवन दीज जर्मन हुज वर सीन एज इम्प्योर अबनॉर्मल हैड नो राइट्स टू लिव, कि अगर कोई थोड़ा सा देख नहीं सकता, चल नहीं सकता, ढंग से बोल नहीं सकता, या उसके माइंड में कोई प्रॉब्लम है, तो उसको अबनॉर्मल करार कर दिया जाता, वो नॉर्डिक आयरन नहीं है। ठीक है। Under the euthanasia program, the Nazi condemned to death many Germans who were mentally or physically unfit. अब वो ऐसे ऐसे प्रोग्राम चलाता था, ऐसे ऐसे नाम रखता था कि वो शुद्धिकरण कर रहा है, यूथेनेशिया हो रहा है, कि जिससे वो लोगों को साफ कर रहा है, मतलब उनकी जो कोई अछूतपन है या कुछ चीज है उसको साफ कर रहा है, उनके अंदर कोई बीमारी उसको साफ कर रहा है, ऐसे से नाम रखता था। क्यों? क्योंकि दूसरे देशों को पता ही ना चले कि जर्मनी में अंदर क्या चल रहा है। as soon as Hitler came to power, he tried to eliminate the undesirable gypsy. जैसे ही वो पावर में आ जाता है या उसके पास पावर आ जाती है, वो इन जिप्सीज को एलिमिनेट, मतलब मारना स्टार्ट कर देता है। The Nazis proceed to realize their murderous racial ideas. Jews remained the worst suffered in Nazi German. अगर आप पूछो कि नाजी जर्मन ने सबसे ज्यादा किसके साथ भद्दा व्यवहार किया, तो वो ज्यूज थे, यहूदी थे। और वो इसके पीछे एक रीजन बताता था कि जो ज्यूज है उन्होंने ही जो जीसस क्राइस्ट है उसकी डेथ की थी, उसको मारा था, यहूदियों ने ही मारा था। इसलिए वो इस थ्योरी के बिहाफ पे बोलता था कि इन ज्यूज को रहने का अधिकार नहीं है। एंड दे वर कॉल्ड अनडिजायरेबल, उनको अयोग्य सिद्ध करता था। हिटलर हेटेड for Jews was based on theory of race which held conversion which was no solution. conversion मतलब वो ये भी नहीं कहता था, अगर कोई यहूदी या कोई ज्यूस है वो अगर नॉर्डिक जर्मन बनता था तो कहते ये कन्वर्जन कुछ नहीं है, तुम तो अंदर से ही ज्यूस हो, तुम्हें जीने का अधिकार ही नहीं है, चाहे तुम कितने धर्म परिवर्तन कर लो, चाहे कितना कन्वर्जन कर लो, हम तुम्हें जर्मन नहीं मानेंगे, तुम्हें मरना ही होगा। एंड दे शुड बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड, और उनको बिल्कुल ही एलिमिनेट करना जरूरी है, चाहिए उनको। Explain why Nazi propaganda was effective in creating a hated for Jew solution. अच्छा, ज्यूज के लिए, तो ज्यूज के लिए वो ऐसे से क्या प्रोपेगेंडा रची? पहली बात, उन्हें फिल्म बनाई, फिल्म का नाम था एटर्नल ज्यू, मतलब उनके बारे में बिल्कुल एक तरीके से प्रोपेगेंडा रच दिया कि सच में ये ऐसे होते हैं, इनकी लंबी लंबी नाक होती है, ये बड़े बड़े काफ्तान पहनते हैं, इनकी लंबी लंबी दाढ़ियां होती हैं, ये तो सिर्फ तुम्हारा पैसा तुमसे छीन लेंगे और बाद में तुम्हें तुम्हारा ही पैसा इंटरेस्ट रेट पे बढ़ा बढ़ा के देंगे, मतलब ये सूदखोर है। ठीक है, इनके बारे में ऐसी अफवाहें फैलाई गई। द ज्यूस वर रेफर टू एज अ वर्मिन रैट पेस्ट, इनको केंचुआ, छछुंदर, चूहा, पता नहीं क्या क्या बोला गया। नाजी प्रोपेगेंडा कंपेयर द ज्यूज टू रोडेंट, और ये कहती है रोडेंट है, छछुंदर है ये, है ना। ऑर्थोडॉक्स ज्यूज वर स्टीरियोटाइप्ड एज किलर ऑफ क्राइस्ट एंड मनी लैंडर, वो यही कहता था कि ये तो जो जीसस क्राइस्ट है उनके किलर है और ये मनी लैंडर है, मतलब क्या करता है, आपका पैसा ही आपसे छीन लेंगे, बाद में आपको बड़ी बड़ी किस्तों में वो चुकाना होगा। एंड स्टीरियोटाइप्स अबाउट ज्यूज वर इवन पॉपुलराइज्ड थ्रू मैथ क्लासेस, चिल्ड्रन वर टॉट टू हेट द ज्यूज। अब जब मैथ की क्लासेस, मतलब वहां पे जो टीचर्स पढ़ाते थे वो पढ़ाते कुछ नहीं थे, वो सिर्फ ये सिखाते थे कि बच्चों आपको स्टार्टिंग से ही ज्यूज से, जो ब्लैक पर्सन है उनसे क्या करना है, नफरत करना, उनको मार देना है। द नाजी propaganda against the Jews was so effective that people felt anger and hatred surge inside them when they saw someone who looked like a Jew, कि जो भी ज्यूस के जैसा दिखता था या ज्यूस था उससे लोग इतनी नफरत करते थे कि उसको मार ही डालते थे। ठीक है, तो ये सारे प्रोपेगेंडा रचते हैं नाजी ताकि जो ज्यूस है वो यहाँ से हट सके। एक्सप्लेन व्हाट रोल विमेन हैड इन नाजी सोसाइटी। ठीक है,
अब जब आप चैप्टर 1 में फ्रेंच सिस्टम में पढ़ा, रेवोल्यूशन में पढ़ा आपने, तो वहां वुमेन्स का अलग था, ठीक है। अब आप नाजी सिस्टम में पढ़ो कि वुमेन्स का क्या रोल है। सो इन नाजी Germany, boys were told to be aggressive, steel-hearted. Girls were told that they had to become good mother and rear pure-blooded आर्यन चिल्ड्रंस। कि वो क्या, कि नाजी जर्मन में ये क्या बोला गया कि जो लड़के हैं उनको अग्रेसिव होना चाहिए, उनके अंदर कोई ऐसा प्यार प्रीत नहीं होना चाहिए, उन्हें गंभीर होना चाहिए। लड़कियों को हमेशा से ये सिखाया गया कि तुम बड़ी हो, शादी करो, अच्छी मदर बनो, अच्छे अच्छे बच्चे पैदा करो, जो आयरन जो जर्मन अच्छे जर्मन हो। गर्ल्स हैड टू प्रोटेक्ट द प्योरिटी ऑफ जर्मन रेस, की जो लड़कियां हैं, जो औरतें हैं, वही इस जर्मन रेस को बचा सकती हैं। एंड दे हैड टू टुक आफ्टर देयर होम्स एंड नाजी वैल्यूज हैड टू बी टोल्ड टू द चिल्ड्रन। कि मतलब बचपन से ही वो ये कहते थे कि जो जर्मन की भाग्य विधाताएं हैं वो माताएं हैं, माता शुरू से ही अपने बच्चे को ये बताए कि जो लड़के हैं वो स्टील हार्टेड होंगे, वो अग्रेसिव होंगे, वो रोएंगे नहीं, वो इन नाजी से सॉरी जो ये जीव से इनसे नफरत करेंगे। कि माताएं शुरू से ही बच्चों को ये सिखाए, जो हम जिस कहते हैं कि अब बच्चों को अच्छी वैल्यू सिखाए, शुरू से वही वो बनते हैं। तो यहाँ पे जर्मन्स की जो माताएं हैं वो स्टार्टिंग से ही अपने बच्चों को ये सिखाती थी। वुमेन हु प्रोड्यूस डिजायरेबल चिल्ड्रन वर अवॉर्डेड। अब इस चीज के लिए उन्होंने बहुत सारे वुमेन्स के लिए अवार्ड भी रखे कि भाई उनको दुकानों में टिकट्स, रेलवे टिकट्स में, थिएटर टिकट्स में उनको डिस्काउंट मिलता था। ऑनर क्रॉसेस वर अवॉर्डेड टू वुमेन। अब देखो, जो 4 बच्चे पैदा करेगी, अच्छे जो जर्मन है, जर्मन रेस के जो बच्चे पैदा करेगी, जो 4 बच्चे पैदा करती है उसको ब्रोंज मेडल मिलता था, और जो 6 बच्चे पैदा करती उसको सिल्वर मेडल मिलता था, और जो 8 या 8 से ज्यादा बच्चे पैदा करती थी जर्मन वाले तो उसको गोल्ड मेडल मिलता था, ठीक है। In what ways did the Nazi state seek to establish total control over its people? अब नाजीज ने कैसे अपने देश के पूरे लोगों पर कैसे कंट्रोल किया? सो द नाजी स्टेट ट्राई टू एस्टेब्लिश टोटल कंट्रोल ओवर इट्स पीपल। स्पेशल फोर्सेस वर क्रिएटेड टू कंट्रोल द सोसाइटी। उसने क्या किया, लोग के बीच में ही स्पेशल फोर्सेस को क्रिएट कर दिया। इन दिस वे नाजी वांटेड, अपार्ट फ्रॉम एसए और स्टॉर्म ट्रूप्स, रेगुलर पुलिस हु वोर अ ग्रीन यूनिफॉर्म। दीज इंक्लूड द गैस्टोपा। मतलब गैस्टोपा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट था, ये एक तरीके से सीक्रेट स्टेट पुलिस थी, ये लोगों के बीच में ही रहती थी, और जो भी ज्यूस या जो भी नाजी सिस्टम के बारे में या हिटलर के बारे में गलत बोलता था उसको वहीं के वहीं मार देते थे, क्योंकि इनको इतनी आजादी दे रखी थी। एसएस, जिनको प्रोटेक्शन स्क्वाड बोला जाता, क्रिमिनल पुलिस, द सिक्योरिटी सर्विस एसडी, they were given extra constitutional power that gave the Nazi state its reputation as the most dreaded criminal state. People were tortured in Gestapo chamber and sent to concentration camp. People were arrested without any legal procedure. कि लोगों को अगर वो कभी भी सरकार के हिटलर के खिलाफ कुछ बोलते थे या ज्यूस का कोई हेल्प करता था तो उसको कंसंट्रेशन कैंप में भेज देते थे, ठीक है, ताकि इसका वहां पे शुद्धिकरण किया जा सके। आज के लिए इतना ही है। आई होप आपको पूरा चैप्टर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।